Hello students, how are you? I am Madhav Sharma, your physics faculty, and welcome you to the video lecture of Pioneer School Pattern. Today we are going to discuss numericals on the topic rotational equilibrium. Okay, so rotational equilibrium के बारे में लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि जब भी कोई बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगी तो उसका जो सम ऑफ ऑल दी टॉर्क्स है, सभी टॉर्क का सम क्या होगा, ज़ीरो होगा। या इन अदर वर्ड्स आपको ऐसा बताया था कि फॉर अ बॉडी टू बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल्स टू सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क्स। ठीक है, और दो टॉर्क ही हैं तो आपको ऐसा फॉर्मूला बनाया था कि F1 मल्टीप्लाई बाई D1 इज इक्वल्स टू F2 मल्टीप्लाई बाई D2, यानी कि ये फोर्स है और ये उनकी लीवर आर्म है या उस पॉइंट या एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, ये आपका फोर्स 2 है, ये उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वापस से एक बार मैं आपको ध्यान से आप देख लें कि टॉर्क का जो फॉर्मूला है हमने ऐसा लिखा है R क्रॉस F वेक्टर फॉर्म में। ओके, इसको अगर अपन नॉर्मल वे में बात करें तो टॉर्क इज इक्वल्स टू R मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर फोर्स। ओके, और इसको ऐसा भी लिखा जाता है कि टॉर्क इज इक्वल्स टू F मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, यानी कि F मतलब R परपेंडिकुलर हो जाएगा और फोर्स वैल्यू हो जाएगी। ओके, दोनों का मीनिंग सेम है। उसका जो वेक्टर फॉर्म होता है उसको अपन R F साइन थीटा लिखते हैं। अगर F साइन थीटा देंगे तो फोर्स परपेंडिकुलर और R साइन थीटा लेंगे तो डिस्टेंस परपेंडिकुलर। तो टॉर्क की डेफिनेशन में समटाइम्स आपको ऐसा भी मिलेगा कि व्हेन द फोर्स इज मल्टीप्लाई बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस देन द इफेक्ट ऑफ फोर्स इज नोन एज टॉर्क। और जब दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेज होते हैं, क्या होते हैं, टू इक्वल और अपोजिट फोर्सेज, तो उन फोर्सेज के मैग्नीट्यूड का उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब भी आपको कपल ऑफ फोर्स या टॉर्क मिलता है, मोमेंट ऑफ फोर्स जिनको हम कहते हैं। बात करते हैं इस क्वेश्चन की। यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये है कि अ मेटल बार ऑफ लेंथ 70 सेंटीमीटर एंड 4 kg इन मास, जिसका मास 4 kg है। बार एक टुकड़ा है, एक तरह से यूँ समझ ले आप लोग, मेटल का टुकड़ा है जो 70 सेंटीमीटर लेंथ का है। ओके, इस क्वेश्चन के थ्रू आप रोटेशनल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस के वे को समझें। 4 kg उसका मास है। इज सपोर्टेड ऑन 2 नाइफ एजेस, यानी कि उस बार को दो किसी सपोर्ट पे रखा हुआ है और वो जो सपोर्टेड है, जो सपोर्ट्स है नाइफ एजेस, वो 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच एंड, हर एक एंड से 10-10 सेंटीमीटर अंदर है। अ 6 kg वेट, मतलब उसके साथ एक 6 kg का वेट और हैंग कर रखा है, सस्पेंडेड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम एनी वन ऑफ द एंड, किसी एक एंड से 30 सेंटीमीटर उसको हैंग कर रखा है। देन फाइंड द रिएक्शंस एट द नाइफ एजेस, मतलब जो भी रिएक्शन फोर्सेज है उसकी वैल्यू निकालनी। ओके गाइस, आई होप ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ पाएंगे। पहले हम इसको डायग्रामेटिकली ड्रॉ करते हैं कि ये सपोजेट अगर कोई बार है, ओके, जैसा कि बोला है कि ये यूनिफॉर्म थिकनेस का है, इसकी लेंथ कितनी हमको दी है, 70 सेंटीमीटर। ओके, तो ओवरऑल इसकी लेंथ हो गई हमारे पास 70 सेंटीमीटर। ओके, नाउ इसका जो भी मास है वो कितना है, 4 kg। सो इस पूरे का सेंटर ऑफ मास जो बीचों बीच होगा, ओके, बीचों बीच वो आपका होगा 4 kg। तो उसको अगर देखें हम लोग यूज G इक्वल्स टू 10 कर लेते हैं अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, सो इससे आपका आंसर भी अप्रोक्सीमेट रहेगा हमेशा 40 न्यूटन। उसका जो सेंटर ऑफ मास है, जिसको मैं सपोजेट O बोल दूँ, तो उससे इसका फोर्स कितना लग रहा है, वेट कितना लग रहा है, 40 न्यूटन, क्योंकि इसका मास कितना है, 4 kg। अब आप दोनों एंड से, यानी कि ये 70 है तो इधर भी 35 और इधर भी 35। ओके, तो दोनों एंड से 10 सेंटीमीटर अंदर, इधर से 10 सेंटीमीटर अंदर और इधर से भी 10 सेंटीमीटर अंदर आपने दो नाइफ एजेस सपोर्ट लगाए हैं। जैसा हम किसी बैठने वाली जगह पर पीछे उसके नीचे क्या करते हैं, सपोर्ट या उसको लगाते हैं, तो वैसे इसको इस पे लगा रखा है। ओके, तो सपोजेट इसकी रिएक्शन कितनी है, R1, और इसकी रिएक्शन कितनी है, R2। ये हमको फाइंड करनी है।
अब बताइए कि ये जो सेंटर ऑफ मास है उसके अबाउट ये इसको रोटेट करेगा अगर रोटेशन होता है तो, और ये इसको ऐसे रोटेट करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी डिस्टेंस कितनी हुई, थोड़ा सा आप जूम करके देखेंगे तो ये टोटल 70, उसका हाफ हुआ 35 में से 10 गया तो आपको डिस्टेंस जो इधर का डिस्टेंस और इधर का डिस्टेंस देखेंगे आप लोग, तो आपको जो D1 है वो इस तरफ का वो मिला आपका 25 सेंटीमीटर, और D2 है वो भी आपको मिला 25 सेंटीमीटर। ओके, दोनों आपको मिलकर D2 कितना मिला 25 सेंटीमीटर। ओके गाइस, अब इस पूरी प्रोसेस में वापस से एक बार देख लें। ओवरऑल लेंथ ऑफ रॉड 70, उसका हाफ किया 35। ओके, दोनों तरफ ये इक्वल दिखना चाहिए, ये भी ध्यान रखें आप लोग मिड में। ओके, सो थोड़ा सा इसको मैं और एक्सटेंड कर देता हूँ, ये मिड में दिखना चाहिए। यहाँ से हमने 10 सेंटीमीटर अंदर की तरफ एक रिज लगाया, नाइफ एज सपोर्ट। ओके, और उधर भी 10 सेंटीमीटर अंदर नाइफ एज सपोर्ट लगाया, तो हमें सेंटर से इसकी डिस्टेंस दोनों तरफ कितनी होगी 25। ओके, नाउ अब एक और वेट सस्पेंड करना है जो 6 kg का है। कितने kg का है? 6 kg का, किसी भी तरफ से जो उसके एंड से 30 सेंटीमीटर अंदर की तरफ हो। ठीक है, तो बताइए कि इसका एंड यहाँ है, चाहे मैं इधर किधर भी एक तरह से लेंगे आप लोग, तो इधर से 30 सेंटीमीटर अंदर, ये कितना 35, हाफ कितना हो 35, मैं 30 अंदर लूँगा तो मैंने एक वेट सस्पेंड किया जो 60 न्यूटन का है, क्योंकि 6 kg का वेट कितना होगा 60 न्यूटन। ओके, सो यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि आप बाहर से 30 अंदर आ रहा है, ओवरऑल ये कितना है 35 है। ओके गाइस, अब ये डायग्राम आप नोट कर लें और अब हम इसको क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म है, एक जैसी बनानी है आपको। नाउ अब यहाँ पे अपने को दो इक्विलिब्रियम, ये जो बार रखा हुआ है वो रेस्ट में है, मतलब न तो रोटेशनल मोशन हो रहा है इसका, न लीनियर मोशन हो रहा है, यानी कि ओवरऑल जो फोर्सेज लग रहे हैं वो भी, उनका सम भी 0 है, और जो ओवरऑल टॉर्क्स लग रहे हैं उनका सम भी 0 है। ओके गाइस, आई होप ये आप समझ पाएंगे अच्छे से। डिस्टेंसेज निकालना सीखे, ये जो रोटेशन होगा वो इस O के अबाउट होगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। बाय डिफॉल्ट अगर हम किसी रोटेशन को कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट। अब बताइए कि बाय द इक्विलिब्रियम ऑफ लीनियर फोर्सेस, मतलब जो हमारे पास ये मोशन न तो लीनियर मोशन हो रहा है और न ही आपका रोटेशनल मोशन हो रहा है, तो ट्रांसलेशन बोलते हैं उसको, लीनियर मोशन को ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से, बाय ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या हो गया हमारे पास, सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस इक्वल्स टू 0, या यूं कह सकते हैं कि जो ऊपर की तरफ फोर्सेज है वो नीचे की तरफ होने वाले फोर्सेज के इक्वल है। तो ऊपर की तरफ आपका R1 और R2 लग रहा है और नीचे की तरफ आपके 40 और 60 लग रहे हैं। ओके गाइस, सो वी कैन से कि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 40 प्लस 60, वर्टिकल इक्विलिब्रियम है, ऊपर जो लगने वाले फोर्सेस डाउनवर्ड फोर्सेस के इक्वल है। सो R1 प्लस R2 विल गिव यू 100 न्यूटन। दिस विल बी द फर्स्ट इक्वेशन। जब भी हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो न तो उसमें ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है यानी लीनियर मोशन हो रहा है, तो फोर्सेस का सम 0 के इक्वल, तो इनको उधर रखेंगे तो कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, आंसर क्या आएगा 0। तो हम ऐसे लिख रहे हैं इस इक्विलिब्रियम को। सेकेंडली, रोटेशनल इक्विलिब्रियम से बाय द रोटेशनल इक्विलिब्रियम जो हमने कल पढ़ा था, बाय द रोटेशनल इक्विलिब्रियम, इस डायग्राम को आप फोकस करें फिर से। R1 जो है इस पूरी को कैसे रोटेट कर रहा है, इस तरीके से। ओके, एंटी क्लॉकवाइज। तो जो R1 का टॉर्क है वो कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है। R2 का टॉर्क वो कैसा है, क्लॉकवाइज है। ओके, नाउ ये जो सेंटर ऑफ मास है उसका डिस्टेंस 0 है तो उसका कोई टॉर्क नहीं होगा। ये 60 न्यूटन है, वो भी उसको क्या करेगा, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो हमारे पास जो क्लॉकवाइज टॉर्क्स हैं उनको जोड़ के एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के इक्वल रखना है। ओके गाइस, तो सिंस क्लॉकवाइज टॉर्क का सम एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के सम के इक्वल होगा, ये हमारा कंसेप्ट है। तो देखिए आप, बाय रोटेशनल इक्विलिब्रियम एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कौन सा है,
R1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय D1, ओके, इज इक्वल्स टू R2 मल्टीप्लाई बाय D2। या आप अगर इक्वल में 0 रखना चाहते हैं तो फिर एंटी क्लॉकवाइज वाले को क्या ले लेंगे, नेगेटिव। एंटी क्लॉकवाइज को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव, सॉरी, R1 इंटू D1 उसको क्या ले लिया मैंने, पॉजिटिव। क्लॉकवाइज को सबको क्या लेते हैं हम लोग, नेगेटिव, R2 इंटू D, और माइनस ये जो है 60, उसकी डिस्टेंस कितनी है, 5, ओके, 60 मल्टीप्लाई बाय 5, ओके। अगर आप सभी टॉक का सम किसके इक्वल रखते हैं, 0 के इक्वल, तो जो क्लॉकवाइज है उसको नेगेटिव लेना है और एंटी क्लॉकवाइज है उसको पॉजिटिव लेना है। देखिए यहाँ पर 3 टॉक है। टॉक क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या परपेंडिकुलर फोर्स मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस, जो भी। तो यहाँ पर ये देखिए फोर्स ऐसे लग रहा है और डिस्टेंस इसकी कितनी है, 25। यहाँ पे फोर्स ऐसे लग रहा है, डिस्टेंस 25, D1 D2, और तीसरा जो फोर्स है 60, उसका जो टॉर्क है वो भी क्लॉकवाइज है, उसकी डिस्टेंस 5 है। ओके गाइस, सो हियर वी विल हैव द इक्वेशन R1 इंटू D आपका कितना है, 25, ओके, इक्वल्स टू R2 इंटू 25, और माइनस उधर आके प्लस 6 5 3300, ओके। सो वी विल हैव R1 माइनस R2 इज इक्वल्स टू 300, और कॉमन ले लेंगे हम लोग, इसको माइनस ही रहने देता हूँ इधर, और 300। सो कॉमन ले लेते हैं 25 को। सो वी विल हैव R1 माइनस R2 इज इक्वल्स टू 300 डिवाइड बाई 25, सो इट विल गिव अस 12, ओके, 1 देन 12, ओके। एक इक्वेशन ये है ऊपर और एक इक्वेशन ये है, दोनों को सोल्व करके R1 और R2 निकाल सकते हैं हम लोग। सिंस R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू 100 न्यूटन, और R1 माइनस R2 आपका कितना है, 12। सो R2 से R2 कैंसिल, 2R1 इज इक्वल्स टू आपका आ गया 112, ओके गाइस। सो विच इम्प्लाइज R1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 112/2, इट विल गिव यू द 56 न्यूटन, ओके। अगर R1 56 आता है तो R1 माइनस R2 कितना, 12। तो सिंस R1 माइनस R2 कितना आपका 12, तो R1 हमारा कितना आया है, 56, कितना आया, 56 माइनस R2 इज इक्वल्स टू 12, तो ये हमारे पास आ जाएगा R2 इज इक्वल्स टू 56 माइनस 12, सो इट विल गिव अस 44 न्यूटन, ओके। सो गाइस आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको कि 44 न्यूटन तो है R2 और 56 न्यूटन है आपका R1, ओके गाइस। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, आप लोग उसको नोट करके फिर खुद से सॉल्व करें। हमें जब भी रोटेशनल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन करने हैं तो हमें 2 तरह का इक्विलिब्रियम लगाना है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उस पर रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी लगेगा, और उस पर ट्रांसलेशनल मोशन जो है हमारा फोर्सेस का सम वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जैसे आपको लगाना होगा, तो पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन में ओवरऑल सभी फोर्सेस का सम क्या होगा, 0 होगा, ओके। सो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेवे, और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए नोट डाउन करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको एक लेडर का क्वेश्चन दे रखा है कि लेडर ऑफ लेंथ 3 मीटर इज प्लेस्ड विद अ वॉल, ओके। एक लेडर को जिसका मास हमको 20 kg समथिंग गिवन है, उसको दीवार के साथ सटा के रख रखा है किसी एंगल पर। तो हमें सबसे पहले तो उसका एंगल निकालना है कि वो किस एंगल पर रखी हुई है। एज्यूम द वॉल टू बी फ्रिक्शनलेस, जो दीवार है उसको फ्रिक्शनलेस मानना है, लेकिन जो सरफेस है जिस पर वो टिकी हुई है नीचे की तरफ, ग्राउंड, वो फ्रिक्शनलेस नहीं है, ओके। A 3 meter long ladder weighing 20 kg leans on a frictionless wall. If its feet rest on the floor 1 meter from the wall as shown, find the reaction forces of the wall and the floor. ओके, NCERT का ही क्वेश्चन है। अच्छा,
if a 3-meter long ladder of mass 20 kg leans with a frictionless wall. ठीक है, as shown in figure, then find the reaction forces of wall and the surface. ओके, ये डेटा वैसे फिगर से आप कैच आउट कर सकते हैं कि जैसे ये वॉल है, ओके, फ्रिक्शनलेस वॉल है, इस पर 1 मीटर अवे कोई सीढ़ी टच हो रही है. इफ अ 3 मीटर लॉन्ग लेडर of mass 20 kg leans with a frictionless wall as shown in figure, then find the reaction forces of wall and the surface. ठीक है, यूज G इक्वल्स टू 9.8 ही यूज़ करते हैं इसमें, जैसा क्वेश्चन में दिया है. ओके, नाउ ये लेडर जो है यहाँ पे इस तरीके से है. तो सबसे पहले आप ये देखें कि जो ये लेडर जो है इसको भी पहले की तरह ही एक बार का टुकड़ा माने अगर अपन, तो इस लेडर का सेंटर ऑफ मास इसके बीचों बीच होगा. यानी कि इसका जो 3 मीटर लेंथ है, कितने मीटर लेंथ है? 3 मीटर, और ये कितना है? 1 मीटर. ओके गाइस, नाउ दिस इज द क्वेश्चन. फिगर से आप जो डेटा मिसिंग है वो भी मिल सकता है आपको. और अब इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? बीचों बीच. सो मैं अगर इसको ए बी मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ? ए बी. इसको सी मान लेता हूँ. ओके, तो इसका मिड पॉइंट ये रहा. तो ये इसका जो 20 kg मास है, ओके, तो ये इसका क्या हो गया? वेट. क्या हो गया? वेट. हियर मास जो है, मास m इज इक्वल टू कितना है? 20 kg. तो इसका वेट जो है वो वेट हम कह सकते हैं W इक्वल टू 20g हो गया एक तरह से. ओके, न्यूटन. नाउ 20g मीन्स g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ध्यान रखें आप लोग. नाउ अब इसका पूरा जो इक्विलिब्रियम है वो कैसे है? तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर इस पर वॉल जो है वो रिएक्शन इस तरफ लगा रहा है. सपोज दैट मैं इसको क्या बोल देता हूँ? N बोल देता हूँ, या F1 बोल देते हैं. चलो, ये रिएक्शन क्या है आपका? F1. ओके, नाउ ये जो इस तरीके से टच है, तो इसका जो फ्रिक्शन है वो, या रिएक्शन जो है वो F2 ऐसे लग रहा है. ओके, रिएक्शन इसका इसके अलोंग लग रहा है. तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे. अगर ये मेरा अल्फा हुआ तो इसके दो कंपोनेंट हो गए. एक तो ये फ्रिक्शन जो अपन कह सकते हैं कि इसका F2 कोस अल्फा, और एक ऊपर की तरफ हो गया इसका नॉर्मल रिएक्शन N. ओके, समझ रहे आप लोग? वापस से बोलता हूँ मैं कि ये जो इसकी रिएक्शन है लेडर की, जो ग्राउंड से आ रही है, जो फ्रिक्शनलेस नहीं है, ओके, उसका फ्रिक्शन है कुछ. ओके, तो यहाँ पर ये इसके अलोंग लगेगी, लेडर के अलोंग. तो एक तो नॉर्मल कंपोनेंट ऊपर हो गया और एक फ्रिक्शन इधर हो गया. ओके, तो अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन पे कि सिंस इफ ए बी इज द लेडर, ए बी खुद क्या है? लेडर है. देन ए बी की लेंथ आपकी कितनी होगी? 3 मीटर. ओके, तो विच इम्प्लाइज बाय ट्राइंगल ए सी बी. कौन सा ट्राइंगल? ए सी बी. आप ए सी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 1 मीटर. ओके, क्वेश्चन में आपको समझ में आ रहा होगा 1 मीटर है. तो ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? ए बी का स्क्वायर. इससे मुझे जो बी सी फाइंड करना है तो वो आ गया बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर. बी सी की वैल्यू आ गई आपकी रूट ओवर ए बी की वैल्यू 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर. इट विल गिव अस 8. ओके, जिसको हम 2√2 लिख सकते हैं मीटर. बी सी आ गया आपके पास डायग्राम में, ये वैल्यू आ गई. ओके, ओके गाइस, नाउ बाय ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, मतलब ना तो ये लेडर कहीं जा रही है, ओके,
न कहीं ये रोटेट हो रही है। तो पहले ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में देखिए वर्टिकल फोर्सेस इक्वल है, इट मीन्स n जो है वो w के इक्वल है। ओके, मीन्स नॉर्मल जो वर्टिकल कंपोनेंट आया है F2 फ्रिक्शन का, ठीक है, F1 क्या है, रिएक्शन बाय वॉल, ठीक है, और F2 क्या है, रिएक्शन बाय ग्राउंड। ओके, तो उनके जो कंपोनेंट हुए उसमें n किसके इक्वल है, w के। n क्या है, उसका नॉर्मल कंपोनेंट, देखिए आप लोग, w किस तरफ लग रहा है, नीचे, और n किधर लग रहा है, ऊपर। और दूसरा, एंड वी कैन ऑल्सो से कि F1 इधर लग रहा है और फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा है, तो F इज इक्वल टू F1। ओके, इन चीज़ों को हम बाद में यूज़ करेंगे। n की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 20G। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं इस पे कि सिंस बाय रोटेशनल इक्विलिब्रियम में जो कंसीडर करूंगा मेरे पास जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग, तो अबाउट ए, कौन से पॉइंट पे, ए पॉइंट पर। तो ये जो ए पॉइंट है इस पे अगर अपन रोटेशनल मोशन देखें तो हमारे पास देखिए इसका एक तो फोर्स लग रहा है W, एक तो फोर्स क्या लग रहा है, W। ओके, और एक फोर्स लग रहा है हमारा F1, क्या लग रहा है, F1। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि W मल्टीप्लाई बाय, या तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे W का जो जहाँ एक्शन हो रहा है वो E तक हो रहा है, क्या हो रहा है, तो W मल्टीप्लाई बाय AE इज इक्वल्स टू, आप ये कह सकते हैं F1 मल्टीप्लाई बाय BC। थोड़ा सा आपको यह ध्यान देना पड़ेगा, हमने क्या लिखा था, F1 इंटू D1 इज टू F2 इंटू D2। यहाँ पर आपका इस फोर्स का A से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, BC। ओके, और यहाँ पर इस W का इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, AE। ओके, AE जो पूरा अगर आपका 1 है ये, तो AE कितना, ये पूरा अगर कितना है 1 मीटर, तो AE कितना हो गया, 1/2, कितना हो गया, 1/2। समझ गए आप लोग। हमने इसी के अलोंग क्यों निकाला, क्योंकि अगर अपन W के अलोंग इस मिड पॉइंट D के अलोंग निकालते हैं या O के अलोंग निकालते हैं, तो हमारे पास देखिए ये जो दोनों पॉइंट जो है उस पर हमको ये वैल्यूज़ पता नहीं है। ओके, और ये भी हमको पता नहीं है। ओके, तो जो हमें नॉन वैल्यूज है, और W का तो खुद का O के अराउंड मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, टॉर्क 0 हो जाएगा। इसलिए हमने जो रोटेशनल पॉइंट लिया वो ये A लिया, ताकि हमारे पास कुछ नॉन वैल्यूज है, कुछ अननोन वैल्यूज है, क्योंकि इक्विलिब्रियम तो सभी जगह के लिए क्या है, यहाँ पर वैलिड है, क्योंकि रोटेशन हो नहीं रहा है। तो सिंस बाय रोटेशनल इक्विलिब्रियम अबाउट ए के अबाउट W जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसकी कितनी, AE, फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फॉर्मूला काम में लिया यहाँ, और फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए W आपका कितना, 20G। ओके, इंटू AE आपका कितना आ गया, हाफ। ओके, F1 हमें नहीं पता है, लेकिन BC हमें पता है। BC देखिए आप डायग्राम में 2√2 है, कितना है, 2√2। इसको आप सोल्व करेंगे तो आपको F1 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, F1। तो F1 को यही रखा मैंने, 2 2 जा 4, 20G डिवाइड बाय 2 इंटू 2√2। इसको आप लोग सोल्व करें और यहाँ से आपका क्या मिल जाएगा, एक जो रिएक्शन है वो आपको मिल गई है। ओके, कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ मैं कि 20 इंटू G, ये आप इसको 9 ना समझे, ये G की वैल्यू 9.8 है, तो विच इम्प्लाइज 20 इंटू 9.8 डिवाइड बाय 4√2। सोल्व करेंगे तो आपको आंसर न्यूटन में आ जाएगा। ओके, सो यू विल हैव द F1 एज 34.6 न्यूटन। कितना मिलेगा आपको, 34.6 न्यूटन। नाउ इसी चीज़ को हम लोग रख के यहाँ से W है वो किसके इक्वल है, N के इक्वल है, और F1 किसके इक्वल है, F के। F1 किसके इक्वल है, F के। ओके गाइस, F1 किसके इक्वल है, F के। तो हमारे पास जब ऑलरेडी देखिए N आ चुका है और F आ चुका है। ओके, देखिए N है वो W के इक्वल है, तो वो 20G हो गया। ओके, और W हमारा N W के इक्वल है, और F किसके इक्वल है, F1, यानी 34.6 न्यूटन के। ओके गाइस, समझ में आ गया आपको।
तो हम इस F2 यानी कि सेकंड जो रिएक्शन बची है हमारी दूसरी रिएक्शन, उसको भी निकाल सकते हैं। या आप लोग होमवर्क में कर ले इसको कि हम पाइथागोरस यूज़ करेंगे, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर्मूला कि F2 इज इक्वल्स टू क्या होगा आपका, F2 इज इक्वल्स टू रूट ओवर n स्क्वायर प्लस f स्क्वायर। n किसके इक्वल है, F1 के। ओके, तो यहाँ से F1 आ गया 34.6। ओके, तो F इज इक्वल्स टू F1 इज इक्वल्स टू 34.6 न्यूटन, n इज इक्वल्स टू W इज इक्वल्स टू 20 इंटू 9.8। दोनों को पुट करें, उनका स्क्वायर करेंगे आप लोग। ओके, एक तो है आपका 20 इंटू 9.8 का होल स्क्वायर प्लस 34.6 का होल स्क्वायर। इससे जो आपको आंसर मिलेगा वो दूसरी रिएक्शन का मिल जाएगा, सेकंड रिएक्शन का F2 का। ओके, और ये हमारा न्यूटन में आंसर आ जाएगा। ओके गाइस, सो उसको भी जब आप लोग सोल्व करेंगे तो आपको 199 के अप्रोक्स आंसर मिलेगा, 199 न्यूटन के आसपास। ओके, सो ये दोनों रिएक्शन जैसा हमको क्वेश्चन में बोला था, फाइंड द रिएक्शन फोर्सेज ऑफ वॉल एंड द सरफेस। वॉल का आ गया आपका 34.6 और इसका आ गया 199। अब यहाँ पर आपको अगर, क्योंकि आपने F2 निकाला वो किसी एंगल पे है, तो अल्फ़ा भी निकालना है। तो अल्फ़ा के लिए आप लोग ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, tan इनवर्स ओके n/f। क्या यूज़ करते हैं, n/f। इससे उसका एंगल आ जाएगा अप्रोक्स कुछ n यानी कि आपका क्या है, n को जिसको अपन ने 20g बोला है। ओके, 20 इंटू 9.8 डिवाइड बाई f 34.6 सोल्व करेंगे तो इसका आपको 80 डिग्री के आसपास आंसर मिल जाएगा। तो ये F2 जो है वो कितने डिग्री पर है, 80 डिग्री विद सरफेस। सरफेस के साथ कितने डिग्री पे है, 80 डिग्री है सरफेस के साथ। इसका स्क्रीनशॉट ले लेवे, tan अल्फा से इसका एंगल भी निकाल सकते हैं आप जरूरत पड़े तो। ओके, सो गाइस इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेवे। अगर पार्ट विजिबल नहीं तो थोड़ा सा मैं इसको टिल्ट कर देता हूँ। मैं आपको अगला एक क्वेश्चन दे रहा हूँ घर से होमवर्क करने के लिए। ओके, ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन है, आप वो खुद से ट्राई करेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए। इसको नोट डाउन कर लिया होगा आपने। कुछ मैं स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगा। यस, क्वेश्चन ये है कि अ रेक्टेंगुलर block of mass 30 kg and length 80 centimeter is hanged as shown in figure. If a boy of mass 50 kg is standing on it, at 30 centimeter from one end, then what is tensions T1 and T2 in the strings. ओके गाइज, जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसी पैटर्न पे है ये। रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ मास 30 kg and length 80 centimeter is hanged as shown in figure. If a body of mass 50 kg, a boy of mass 50 kg is standing on it at 30 centimeter from one end, then what is tension T1 and T2 in the string. डायग्राम देखें आप लोग बढ़िया से कि
ये कोई सपोर्ट है, इससे हमने एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक को टाई कर रखा है, बिल्कुल कॉर्नर पे उसको बांध रखा है। ओके, नाउ इसकी टेंशन T1 और इसकी टेंशन T2, कॉर्नर पे बांध रखा है। इसकी लेंथ टोटल कितनी है 80 सेंटीमीटर। ओके, नाउ इसका जो सेंटर है वो जो भी आप जानते हैं, इसका मास, वो डायग्राम आपको खुद को ड्रॉ करना है सॉल्यूशन वाला। मैं तो बता रहा हूँ कि इसके एक एंड से 30 सेंटीमीटर पर एक बॉय खड़ा है। ओके, उसका मास कितना है 50 kg। ओके, तो इसका मास नीचे की तरफ लग जाएगा। और अब आपको एक क्वेश्चन खुद को करना है, एक एंड से 30 सेंटीमीटर पर टोटल इसका कितना है 80 सेंटीमीटर। इसका मास जो है 30 kg, वो इसके सेंटर ऑफ मास से लग जाएगा। ये इसका सेंटर ऑफ मास O है, ये इसका क्या है AB। ओके, इसको आप रेक्टेंगुलर शेप में है, बाकी डायमेंशन नहीं दे रखी है, तो केवल एक लाइन से भी एज्यूम कर सकते हैं। ओके गाइस, आई होप ये क्वेश्चन आप अच्छे से करेंगे और इस इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को पूरा तरीके से समझेंगे। ओके गाइस, नाउ इससे थोड़े जो एडवांस क्वेश्चन है मैं अगले लेक्चर में लेता हूँ, आप इसकी प्रैक्टिस करिए। बाय बाय, एंजॉय योरसेल्फ।